नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट की तैयारियों में जुटा निगम प्रशासन, विकास कार्यों के साथ माली हालत सुधारना बड़ी चुनौती। टैक्स में इजाफा पर गरमाने लगी सियासत, सत्ता पक्ष को घेरने तैयार है विपक्ष। रसोई गैस आपूर्ति को लेकर कलेक्टर का बड़ा बयान, खाद्य विभाग और वितरकों की बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश, कहा ना पैनिक होने की जरूरत, ना ही भंडारण की आवश्यकता। दुर्ग बलरामपुर में अफीम की खेती से गरमाई सियासत, बिलासपुर पुलिस ने जिले में जारी किया अलर्ट, एसएसपी ने संदिग्ध इलाकों की निगरानी के दिए सख्त निर्देश। और बिलासपुर जिले में राशन कार्डों की सघन जांच शुरू, अपात्र राशन कार्ड धारियों पर गिरेगी गाज, बड़े किसान, आयकर दाता सहित कई के निरस्त होंगे राशन कार्ड। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम बिलासपुर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार निगम के सामने शहर के विकास कार्यों के साथ साथ अपनी माली हालत सुधारने की भी बड़ी चुनौती है। खास तौर पर निगम में शामिल हुए नए रूरल वार्डों के विकास को लेकर भी बजट में विशेष प्रावधान करने की जरूरत होगी। कैसा होगा इस बार का बजट, देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम में चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बजट को मार्च के अंतिम सप्ताह में सामान्य सभा में पेश किया जाएगा। बजट में मुख्य रूप से फोकस बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर रहेगा। इसके अलावा हाल ही में निगम सीमा में शामिल हुए रूरल वार्डों के विकास के लिए भी अलग से प्रावधान करने की तैयारी है। संभावना है कि दुकानों के किराए और टैक्स में इजाफा भी हो सकता है। निगम प्रशासन का कहना है कि राज्य शासन से मिलने वाले करीब 100 करोड़ रुपए के बजट का बेहतर उपयोग करने के साथ साथ निगम की खुद की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। निगम की आय से जुड़े कुछ अन्य प्रावधान भी बजट में किए जा रहे हैं। बजट इस बार भी पिछले वित्तीय वर्ष के तहत मार्च में जो अंतिम सप्ताह रहता है उसे बजट पेश किया जाएगा। और इस बार भी बजट में जो राज्य शासन द्वारा जो नगर निगम को जो बजट आवंटन किया गया है, लगभग 100 करोड़ से ऊपर हमको बजट आवंटन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। साथ ही जो नगर निगम का जो आय बढ़ाने के लिए जो इस बार भी हमारा प्रयास रहेगा। और जो भी नगर निगम के मूलभूत सुविधाओं के लिए जो बजट पिछले वर्ष की भांति जो आवंटन होता है, इस बार भी वो आवंटन किया जाए। जहां एक और निगम के बजट को लेकर शहरवासियों की उम्मीद बढ़ रही है, वहीं अब किराए की और टैक्स में इजाफे की संभावनाओं को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्ष का आरोप है कि पिछले साल करीब 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्य नजर नहीं आए। विपक्ष का कहना है कि इस बार बजट में रुके हुए काम पूरे करने और आम लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर फोकस होना चाहिए। वहीं महापौर का कहना है कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। हर वार्ड में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस बार का बजट भी शहर में सड़क, नाली, पानी और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण सभी 70 वार्डों का इनमें ध्यान रखा जाएगा। देखिए, बजट की तैयारी हमारी चल रही है। इस महीने का आखिरी तक कोशिश रहेगी कि हमारी बजट पेश हो जाए और जो बुनियादी सुविधा है शहर का, रोड, नाली, बिजली, पानी, इसी के लिए हम अपना बजट को दुरुस्त करने का काम करेंगे। और वित्तीय इस साल में हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अपना बजट, निगम का बजट भी जो है मजबूत कर सके। चाहे हम दुकानों को किराए हो, कॉम्प्लेक्स का किराए हो, जो पिछले कई सालों से जो है गोल बाजार हो या सनिचरी का जितने किराए नहीं वसूला जा रहा है, या फिर लीज जिसका खत्म हो गया है, लीज किसी का अभी बचा है, उसका भी हम जांच करके जो है उसको व्यवस्थित करने का काम करने का भी प्रावधान चल रहा है। नहीं, अब किसी के साथ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा और जनता को दिखना चाहिए। कांग्रेसी और भाजपाई की बात नहीं है। जो जनता, उनके वार्ड के पार्षद, इतने सारे नगर निगम में उनके ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अगर प्रश्न कर रहे हैं तो वहीं पर ये बात साबित हो जाता है कि जो माननीय
महापौर महोदय जो बोल रही हैं वो सच है कि नहीं। अगर सभी जगह काम होता तो उनके पार्टी के पार्षद लोग प्रश्न नहीं लगाते, सामान्य सभा में क्वेश्चन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि काम कहीं न कहीं नहीं हुआ है, इसीलिए सब लोग प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजर नगर निगम के इस साल के बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि एक ओर जहां शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की उम्मीद है, वहीं निगम के सामने अपनी माली हालत सुधारने की भी बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि आने वाला बजट शहरवासियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराना अब सस्ता होने जा रहा है। शायद सरकार ने पिछली सरकार के समय से चले आ रहे 12% अतिरिक्त उपकर, जिसे सेस कहा जाता है, उसको खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। आखिर क्यों लाया गया था यह टैक्स, और अब इसे हटाने से आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर और अपना घर बनाने का सपना देख रहे आम लोगों के लिए ये खबर किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। राज्य सरकार ने अचल संपत्ति के अंतरण यानी रजिस्ट्री पर लगने वाले 12% अतिरिक्त उपकर को पूरी तरह समाप्त करने का मन बना लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। इस फैसले की गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। दरअसल साल 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी मितान क्लब योजना के संचालन और इसके वित्तीय पोषण के लिए स्टाम्प शुल्क के ऊपर यह 12% का एक्स्ट्रा सेस सौंपा था। उस समय इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था, क्योंकि इससे संपत्ति की खरीद बिक्री की लागत अचानक बढ़ गई थी। अब चूंकि वर्तमान सरकार ने राजीव गांधी मितान क्लब योजना को बंद कर दिया है, लिहाजा सरकार का तर्क है कि जिस योजना के नाम पर जनता से यह टैक्स वसूला जा रहा था, जब वह योजना ही अस्तित्व में नहीं है, तो जनता पर इस अतिरिक्त कर का बोझ लादना अनुचित है। सरकार के इस कदम को सीधे तौर पर जनहित और आर्थिक न्याय से जोड़कर देखा जा रहा है। विभागीय जानकारों की माने तो इस 12% उपकर के हटने से रजिस्ट्री की कुल लागत में काफी कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जमीन की रजिस्ट्री पर पहले लाखों रुपए का अतिरिक्त सेस देना पड़ता था, तो अब वह पैसा सीधे तौर पर खरीदार की बचत होगा। यह फैसला न केवल मध्यम वर्ग को राहत देगा, बल्कि सुस्त पड़े रियल एस्टेट कारोबार में भी नई जान फूंकने का काम करेगा। विपक्ष के लिए जहां यह मुद्दा राजनीतिक घेराबंदी का कारण बन सकता है, वहीं सत्ता पक्ष इसे पिछली सरकार की फिजूल खर्ची के बोझ से मुक्ति के रूप में पेश कर रहा है। बजट सत्र में इस विधेयक के पारित होते ही छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी निवेश की तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अब भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी करने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार एक ऐसा कठोर कानून ला रही है जिससे नकल माफियाओं की रूह कांप जाएगी। इस नए विधेयक में जुर्माने की रकम करोड़ तक जा सकती है और सजा उम्र कैद तक हो सकती है। आइए देखते हैं इस खास पैकेज में कि आखिर क्या है इस नए कानून के कड़े प्रावधान। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के संकल्प के साथ साय सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट सत्र में पेश होने जा रहे इस नए कानून के तहत परीक्षार्थियों से लेकर बड़े नकल गिरोहों तक सभी के लिए सख्त सजा का खाका तैयार किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन सरकार का असली प्रहार उन संगठित गिरोहों पर है जो पेपर लीक और नकल का काला कारोबार चलाते हैं। ऐसे नकल गिरोहों के लिए न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपराधी बार बार इस तरह के अपराध को दोहराता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। नकल करते पकड़े जाने पर 1 से 5 वर्ष तक की जेल, अधिकतम 5 लाख रुपए तक जुर्माना, नकल करवाने वाले गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई, न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की जेल, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, बार बार अपराध करने पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान, परीक्षा में नकल करना या नकल करवाना, प्रश्न पत्र लीक करना, प्राप्त करना या लीक की साजिश करना, परीक्षा कक्ष में शरीर, वस्त्र, फर्नीचर या अन्य वस्तुओं पर संकेत,
शब्द या नकल सामग्री अंकित करना। इस विधेयक के दायरे में केवल पर्चा लीक करना ही नहीं बल्कि कई अन्य गतिविधियों पर भी गंभीर अपराध माना गया है। परीक्षा कक्ष में कपड़ों या शरीर पर नकल सामग्री लाना, OMR शीट या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करना और फर्जी वेबसाइट बनाकर युवाओं को ठगना अब भारी पड़ेगा। सरकार ने तकनीकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अवैध हस्तक्षेप और फर्जी प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना भी अब बड़े अपराधों की श्रेणी में शामिल होगा। OMR शीट, उत्तर पुस्तिका या मूल्यांकन अभिलेखों में छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी परीक्षा आयोजित करना, नकली प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना, परीक्षा से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या तकनीकी व्यवस्था में अवैध हस्तक्षेप, मेरिट या रैंक निर्धारण से जुड़े दस्तावेजों में छेड़छाड़, नकली प्रश्न पत्र को असली बताकर आर्थिक लाभ के लिए प्रसारित करना, परीक्षा तिथि या पालियों के आवंटन में गड़बड़ी करना, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े सेवा प्रदाता संस्थान, कंपनियां या एजेंसियां भी कानून के दायरे में आएंगी। अपराध साबित होने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई। खास बात यह है कि इस कानून की जद में केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसियां और सेवा प्रदाता संस्थान भी आएंगे। यदि किसी कंपनी या संस्थान की मिलीभगत पाई गई तो उन्हें भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा। शायद सरकार का यह कड़ा रुख प्रदेश के मेहनती युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है ताकि मेरिट के साथ कोई समझौता ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अब अवैध धर्मांतरण की कोशिशें किसी को भी भारी पड़ सकती है। शायद सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में होने वाले सुनियोजित धर्मांतरण को रोकने के लिए एक बेहद कठोर विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें सजा का दायरा उम्र कैद तक है और जुर्माने की रकम लाखों में रखी गई है। क्या है यह नया कानून और कैसे यह धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को बदल देगा? आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण के मामलों को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को अंतिम रूप दे दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि धर्म परिवर्तन की इच्छा रखना किसी का व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन बल, प्रलोभन, दबाव या कपटपूर्ण तरीके से किसी का धर्म बदलवाना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे अब एक पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरना होगा। व्यक्ति को इसकी पूर्व सूचना जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी को देनी होगी। यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित की जाएगी और किसी को भी इस पर आपत्ति जताने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। सरकार का तर्क है कि इससे धर्म परिवर्तन के मामलों में पारदर्शिता आएगी और जबरन धर्मांतरण की शिकायतों पर लगाम लगेगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म में वापसी करना चाहता है तो उसे सरकार ने धर्मांतरण के दायरे से बाहर रखा है, जिसे घर वापसी के रूप में देखा जा सकता है। कानून की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपराध की श्रेणी के अनुसार सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। सामान्य अवैध धर्मांतरण के मामले में 7 से 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है, लेकिन यदि पीड़ित नाबालिग है, महिला है या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो सजा का दायरा बढ़कर 10 से 20 साल तक पहुंच जाता है और जुर्माना भी 10 लाख रुपए तक हो सकता है। सबसे कठोर प्रावधान सामूहिक धर्मांतरण के लिए रखे गए हैं, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और कम से कम 25 लाख रुपए के जुर्माने का कड़ा दंड तय किया गया है। इतना ही नहीं, यह कानून डिजिटल माध्यमों से होने वाले धर्मांतरण को भी अपने दायरे में लेता है और इन अपराधों को संज्ञेय और अजमानती बनाता है, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस कानून का मकसद किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलना नहीं, बल्कि अवैध और अनैतिक धर्मांतरण के कुचक्र को तोड़ना है, ताकि समाज की शांति और मूल संरचना बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। इलाज के लिए पैरोल की गुहार लगाने वाले एक दोष सिद्ध कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जाहिर की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे पैरोल की अर्जी पर आगामी 10 दिनों के भीतर फैसला सुनाएं।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसके पैर काटे जाने की नौबत आ सकती है, जिसे आधार बनाकर उसने अपनी पसंद के अस्पताल में उपचार हेतु पैरोल की मांग की थी। जहां एक और कैदी ने इसे अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और अधिकारों की मनमानी बताया, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि पैरोल को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता और जेल प्रशासन द्वारा उसे पर्याप्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण और मामले की गंभीरता को समझते हुए यह माना कि प्रशासन को ऐसे संवेदनशील मामलों में निर्णय लेने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। अंततः कोर्ट ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया, जिससे अब प्रशासन को निर्धारित 10 दिनों में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच घरेलू LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और गैस वितरकों की बैठक लेकर व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने या पैनिक में आकर सिलेंडर का अनावश्यक भंडारण करने की जरूरत नहीं है। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में होटल और उद्योगों के लिए व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है, जबकि अस्पतालों और स्कूलों को आवश्यकता अनुसार गैस उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में करीब 4,80,000 घरेलू गैस कनेक्शन है और 3 ऑयल कंपनियों के 38 वितरकों के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है, जिनमें 22 वितरक शहर में संचालित है। प्रतिदिन लगभग 5,000 सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है। कलेक्टर ने एजेंसी संचालकों को ब्लैक मार्केटिंग रोकने और वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बिलासपुर में कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। जितने नंबर लग रहे हैं सबको बराबर सिलेंडर पहुंच रहा, गाड़ियाँ रोज आ रही है। अच्छा, जैसा देखा जा रहा है पहले 21 दिन में हो जाता था, 25 अभी 25 दिन सरकार ने बढ़ाया है उसको कि नंबर जो लगेगा 25 दिन में लगेगा। अच्छा, ये बताएंगे जैसे कि वर्तमान जो स्थिति है उसमें बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। नहीं, बुकिंग इसलिए नहीं हो रही है कि जैसे आप नंबर लगाते हैं तो आपको लगा कि नहीं लगा करके बार बार दबाते हैं ना, एक ही बार में नंबर लग जाता है। नहीं, जैसे कि तो सुनिए ना, सिस्टम में थोड़ी खराबी है, वो ठीक हो रही है, अभी शाम तक हो जाएगी, नंबर लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी लोग सबसे ज़्यादा हड़बड़ाई। हाँ, नहीं अभी चर्चा हुई है साहब से, भाई एक ही आदमी बार लगाता है डर में कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो सिस्टम खराब हो गया था। अभी ठीक हो जाएगा शाम तक, वो आपका नंबर सब लगेगा। पूरा परिचय है। मैं रमेश कुमार सिंह होते अभी वर्तमान में डोमेस्टिक जो सप्लाई है जो कंज्यूमर के लिए वो बराबर जितना बिलासपुर शहर की डिमांड उतना आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के ग्राहकों से ये अपील है कि पैनिक ना हो, पैनिक बुकिंग ना करें, सबको सामान्य रूप से सिलेंडर मिलेगा। दूसरा पार्ट आ रहा है कमर्शियल स्थिति में, कमर्शियल सिलेंडर में। कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग है जो होटलों में हो रहा है, उसको बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। तो हम सभी डिस्ट्रीब्यूटरों की तरफ से निवेदन है कि जितने होटल वाले हैं, व्यवसायी हैं, वो अभी कमर्शियल इस गैस का उपयोग ना करें और सभी एजेंसियों में प्रयास ना करें, क्योंकि सप्लाई उसकी बंद हो चुकी है। जो पुराने कुछ थे स्टॉक वो दिया गया है, अब उसके बाद से अब कोई नया स्टॉक नहीं आया। कई दूसरे वहाँ हो रहा होगा बड़े शहरों में, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बिलासपुर में कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। जितने नंबर लग रहे हैं सबको बराबर सिलेंडर पहुंच रहा, गाड़ियाँ रोज आ रही है। अच्छा, जैसा देखा जा रहा है पहले 21 दिन में हो जाता था, 25 अभी 25 दिन सरकार ने बढ़ाया है उसको कि नंबर जो लगेगा 25 दिन में लगेगा। नहीं, बुकिंग इसलिए नहीं हो रही है कि जैसे आप नंबर लगाते हैं तो आपको लगा कि नहीं लगा करके बार बार दबाते हैं ना, एक ही बार में नंबर लग जाता है। नहीं, जैसे कि तो सुनिए ना, सिस्टम में थोड़ी खराबी है, वो ठीक हो रही है, अभी शाम तक हो जाएगी, नंबर लगेगा,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी लोग सबसे ज़्यादा हड़बड़ाई कर रहे हैं हाँ हाँ, बुकिंग नहीं अभी चर्चा हुई है साहब से, भाई एक ही आदमी बार बार लगाता है डर में कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो सिस्टम खराब हो गया था। अभी ठीक हो जाएगा शाम तक, वो आपका नंबर सब लगेगा। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र के कोड़ापुरी गांव में अवैध गांजा बिक्री को लेकर पारिवारिक विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित सुरेश साहू ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए बताया कि उसके बड़े भाई रमेश साहू अपने साथियों संतोष जायसवाल, प्रकाश जायसवाल और आकाश जायसवाल के साथ मिलकर घर में अवैध रूप से गांजा बेचते हैं। सुरेश के मुताबिक उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने बाहरी लोगों को बुलवाकर उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी आरती साहू के साथ भी मारपीट की गई और गाली गलौज करते हुए जान से मारने तथा दुष्कर्म की धमकी भी दी गई। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जबरन कार में बिठाकर ले जाने की भी कोशिश की। वहीं उसके पिता दुलार साहू को भी संतोष जायसवाल ने वाहन से टक्कर मार दी। सुरेश का कहना है कि सकरी थाना में 2 बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने एसपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दारू गांजा बेचते ओकर बर हमन बोलथन का के मेरे संतोष जायसवाल आके मेरा गांजा बनाते घर में बेचते, हमन मना करथन मारपीट करते, हमन ला पुड़िया उड़िया बांधते और खुद धरे घूमे बेचते साहब, और हमन बोलथन तो मारपीट करते। मैं अपन घर में बेचवा हाँ कुछ भी करो, तुम्हारा बोले कोई अधिकार नहीं है, इसे कही थे। कौन बोलता है? गायत्री बाई साहू और रमेश साहू। मैं अपन घर में बेचवा था, रोज आया करा, रोज बैठे करा, इसे कैसे हम मेरा क्या कर लोगे और मुर्गाऊ खा ले है, इसे कह के बोलते और गाली गलौज करते। यहाँ तक के जितना अपन बाई जी ला गाली नहीं देवे सर उतना मोला गाली गलौज करे। आज तक तो मोर पति उतना तक मोला गाली नहीं दे साहब। हमारे घर में मेरे बड़े भैया ना पार्टनरशिप में जायसवाल संतोष दोनों गांजा दारू बेचता था, ठीक है। हम लोग मना करने में पिताजी भी मना करता है तो हम लोग के ऊपर मारपीट करता है। फिर बड़े भैया मारपीट किया 3 तारीख की, फिर 5-6 आदमी को ला करके संतोष जायसवाल फिर मारपीट किया। उसके बाद ना 12 आदमी को मेरे बड़े भैया और भाभी फ़ोन करके बुलाकर अपने भाई और बड़े भैया अपने साला को फिर मारपीट करवाया। तो मैं अब जान बचाने के लिए चाकू दिखाया तो अपने चाचा घर जाके छुपा था। फिर तो मेरे बीवी को भी बोला कि बलात्कार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसे करके फिर आ करके 12 आदमी दरवाज़ा को लात मारा, डंडा वंडा में फिर पीटा। और 2 दिन हम फिर थाना गए, रिपोर्ट लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ ना। तो हम लोग को ये पावती वावती कुछ चीज़ नहीं दिया हम लोग को। बोले सर पावती करके तो जाओ बे हो गया करके बोल दिया। कौन बोला है साहब? वहीं थाना में बोल दिया हो गया आप लोग का, जाओ डॉक्टरी मुलाजा के लिए लेकर गए तो 1-1 सुई हम लोग को लगा दिया और पिताजी को कुछ नहीं किया। कौन हॉस्पिटल में मारपीट किया? नाम संतोष जायसवाल, प्रकाश जायसवाल और आकाश जायसवाल और मेरा बड़े भैया और जुगरू भैया का ना मेरा बड़ा भाई का रमेश साहू का, उसी का साला, और 12 आदमी लेकर आया था। 12 आदमी का नाम नहीं जानता हूँ मैं। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र से मानवता और शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 50 वर्षीय शिक्षक रोहित पटेल को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शिक्षक, जो मूलतः जांजगीर चांपा जिले का निवासी है, सोमवार को पचपेड़ी थाना क्षेत्र स्थित पीड़िता के घर दही मांगने के बहाने से दाखिल हुआ था और घर में 2 बहनों को अकेला पाकर उसने बड़ी बहन के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। छात्रा द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबाकर डराने का प्रयास किया, किंतु तभी छोटी बहन ने मौके पर पहुंचकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर आपबीती सुनाई, जिस पर पचपेड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पचपेड़ी पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला रोशनी खूटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने षड्यंत्र के तहत
प्रार्थी को अपने बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाया था। जब प्रार्थी वहां पहुंचा तो रोशनी ने अपने परिवार के सदस्यों को घर से बाहर भेज दिया और प्रार्थी तथा उसकी महिला मित्र को मेल मिलाप व शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेडरूम में भेजकर खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इस दौरान आरोपी महिला ने चालाकी से मोबाइल छिपाकर उनका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। घटना के बाद आरोपी रोशनी खूटे ने प्रार्थी को वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर डराना शुरू किया और पूरा वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की मांग की। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर प्रार्थी ने 6 मार्च 2026 को थाना पचपेड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से ब्लैकमेलिंग में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त किया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रोशनी कोटे के विरुद्ध शिकायत मिली थी कि उसके द्वारा बर्थडे पार्टी में बुलाने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर चुपके से वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, पैसे की मांग की जा रही थी। उसकी रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपी रोशनी कोटे को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैडम, इस तरह के मामले अक्सर निकल के सामने तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी प्रकार का ब्लैकमेल या वीडियो फुटेज या किसी के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसकी शिकायत हम तक करें, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत तखतपुर क्षेत्र में अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मोढ़े चौक के पास घेराबंदी कर दुर्गेश गायकवाड़ नामक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 3.74 ग्राम घातक ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 75,000 रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने इस काले कारोबार के मुख्य सूत्रधार अप्पू देवांगन का नाम उगला, जिसे बाद में बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। मुख्य आरोपी अप्पू देवांगन ने स्वीकार किया कि वह दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर खरीद कर लाता था और स्थानीय स्तर पर दुर्गेश जैसे छोटे विक्रेताओं के माध्यम से इसकी सप्लाई करवाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से बिक्री की रकम और तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के एंड टू एंड संपर्कों की पड़ताल कर रही है ताकि अन्य राज्यों में बैठे मुख्य सप्लायरों तक पहुंचा जा सके। मुखबिर की सूचना से तखतपुर पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि मोढ़े चौक के पास दुर्गेश जो है अपने पास ब्राउन शुगर रखकर बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर से तखतपुर पुलिस के द्वारा उसको दबिश दी गई। उसके कब्जे से 4 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा गया और उससे पूछताछ करने पर पता चला कि यह ब्राउन शुगर जो है अप्पू देवांगन से लेना बताया, जिसके तहत उसको भी गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बाहर से इसकी कनेक्शन दिखे जा रहे हैं। अपराध दर्ज करने के बाद इसके सभी जो कनेक्शन है शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश पूर्व में दिए हैं और इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और पीट एनडीपीएस के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती के सनसनीखेज खुलासे ने पूरे प्रदेश में पुलिस महकमे को चौकन्ना कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिलासपुर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। जिले में अफीम जैसी प्रतिबंधित फसलों की खेती की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और गश्ती दलों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में सघन निगरानी रखें। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने राजस्व विभाग के साथ एक मजबूत समन्वय रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पुलिस टीम पटवारी
और आरआई के साथ मिलकर संदिग्ध जमीनों और बाड़ियों की जांच करेंगी। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि बिलासपुर में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान पहले से ही जारी है, जिसमें गांजा तस्करी पर लगातार प्रहार किया जाएगा। लेकिन अब अफीम की अवैध खेती को रोकना पुलिस की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी क्षेत्र में इस तरह की गैर कानूनी गतिविधि पाई जाती है तो संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, कोई भी अपराध प्रकाश में आने पर पुलिस निश्चित रूप से अलर्ट होती है और हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी कहीं भी कोई भी कोशिश हुई हो या कहीं पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 4 या 5 केसेस हैं गांजे के, जिसमें कि गांजा उगाया जा रहा था अपनी बाड़ी में, अपने आंगन में। तो ऐसे 4-5 केसेस थे। तो निश्चित रूप से इसके प्रति बहुत संवेदनशील है बिलासपुर पुलिस और सभी थाना प्रभारियों को, सभी गेस्ट अफसरों को बोला गया है कि ऐसी सभी जगहों पर जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं निचले स्तर से, पटवारी, आरआई और हमारे थाना प्रभारी और थाने के जो बीट प्रभारी हैं, ये सभी इन चीज़ों का पता कर लें। कहीं पर भी है तत्काल उसमें एफआईआर करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई। बुधवार को बिलासपुर में कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन सृजन के तहत वार्डों और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी नेतृत्व पर निर्णय लिया गया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दोनों जिला अध्यक्षों को जरूरी निर्देश दिए। संगठन सृजन के तहत कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने वार्डों और ग्रामीण इलाकों में कमेटी गठन करेगी। बुधवार को जिला कार्यालय भवन में हुई अहम बैठक में इस पर चर्चा निर्देश किए गए। बैठक में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, संगठन को मजबूत बनाने चरणबद्ध तरीके से जिम्मेदारी दी जा रही है। मंडल से होकर जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी गई है। अब वार्ड और ग्रामीण कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी के विधायक, संगठन के पदाधिकारी, पूर्व जनप्रतिनिधि और जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में राय शुमारी किया गया। दोनों जिला अध्यक्षों को प्रभारी नियुक्त करने कहा गया है, जिसके बाद स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कमेटी गठन में उनकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा। वार्ड नेतृत्व का सीधा संबंध बूथ से होता है। यह मैदानी ताकत चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसे समझते हुए कांग्रेस ने ग्राम स्तर पर वहां के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कमेटी की जगह के साथ जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है। ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण और जिला कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया था, जिसमें वार्ड में और पंचायत में और बूथ में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने के संबंध में बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे प्रभारी, जिला ग्रामीण के प्रभारी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी उपस्थित थे। उन्होंने जो पीसीसी से दिशा निर्देश आया है, जो एआईसीसी से आया है, उसके बारे में हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित किया है और बहुत जल्द ही 15 दिवस के भीतर हम अपने बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। इसी संबंध में आज बैठक रखी गई थी। फॉर्म जो है वो वार्ड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की फॉर्म है, जिसको फिलअप करके हमको देना है वापस, और इसी संबंध में बैठक रखी गई थी। कांग्रेस निरंतर अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। पहले मंडलों का गठन किया गया, फिर ब्लॉकों में कार्यकर्ताओं की राय और सहमति से ब्लॉक अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद संगठन सृजन जिलों में हुआ और अब कांग्रेस हर वार्ड में और हर गांव में एक ग्राम कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी बनाने जा रही है। इसके लिए जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं प्रभारी नियुक्ति के लिए और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के विषय में आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक सभी मंडल अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की संपन्न हुई। बिलासपुर जिले की पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिले के 130 पुलिस कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस विस्तृत सूची में सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक रैंक के कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से नई थाना और
चौकियों में पदस्थ किया गया है। विभाग के इस कड़े फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कसावट लाना और उन पुलिस कर्मियों को नई चुनौतियों के लिए तैयार करना है जो लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे। आदेश के अनुसार संवेदनशील और महत्वपूर्ण थानों में नई तैनाती की गई है ताकि अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जा सके। इस फेरबदल से जिले की पुलिसिंग प्रणाली में न केवल नई ऊर्जा आने की उम्मीद है बल्कि कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा। एसएसपी कार्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित पुलिस कर्मी अविलंब अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें, जिससे जनता के बीच पुलिस की कार्य प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाया जा सके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने टिकटों की अवैध कालाबाजारी करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक अभियान चलाया है। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत 6 मार्च से 9 मार्च के बीच की गई इस सघन कार्रवाई में आरपीएफ की विशेष टीम ने मंडल के विभिन्न इलाकों में स्थित साइबर कैफे और ऑनलाइन सेंटरों पर अचानक दबिश दी। इस 4 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के दौरान कुल 7 टिकट दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जो यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर पर्सनल यूजर आईडी के जरिए आरक्षित ई टिकटों का अवैध कारोबार कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध रूप से बनाए गए ई टिकट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप जैसे तकनीकी उपकरण बरामद किए गए हैं। आरपीएफ ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही रेलवे प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अधिकृत काउंटरों से ही टिकट लें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें ताकि इस अवैध नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचता है। इसी जोखिम को देखते हुए बिलासपुर वन मंडल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विभाग ने इस बार आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की रणनीति अपनाई है। फायर लाइन की कटाई से लेकर अत्याधुनिक उपकरणों की मरम्मत तक विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है ताकि आग को जंगल के बड़े हिस्से में फैलने से पहले ही रोका जा सके। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर वन मंडल में भीषण गर्मी के दौरान जंगलों में लगने वाली आग एक बड़ी चुनौती साबित होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग ने इस साल समय से पहले ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की मुख्य रणनीति फायर ब्रेक पर केंद्रित है, जिसके तहत 15 फरवरी से पहले ही जंगलों में महत्वपूर्ण स्थानों पर लाइन कटाई का कार्य संपन्न कर लिया गया है। यह फायर लाइन आग को एक बीट से दूसरे बीट में फैलने से रोकने में सुरक्षा दीवार का काम करती है। इसके साथ ही विभाग ने अपने तकनीकी संसाधनों को भी अपडेट किया है। आग बुझाने में सबसे कारगर साबित होने वाले फायर ब्लोअर और अन्य फील्ड उपकरणों की मरम्मत कराई गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में कर्मचारी बिना किसी देरी के मौके पर एक्शन ले सकें। स्टेप अपने पहला होता है प्रिवेंशन का, दूसरा होता है अपना लग गया तो अपन क्या स्टेप लेंगे। तो प्रिवेंशन में अपना 15 फरवरी से पहले तक जो लाइन कटाई की जाती है जिससे कि एक फायर ब्रेक का करे, दूसरा जो फायर ब्लोअर वगैरह है उसका मरम्मत वगैरह सबका रखा जाता है। अभी जब अग्नि की घटना आएगी तो अभी सभी जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अपना स्टाफ है सबके जो नंबर्स हैं वो उसमें है एफएसआई वाले में। तो जैसे ही जो सूचना आएगी तो उनको तत्काल मिलेगी और वो मौके पे जाके और वो करेंगे। दूसरा उसमें है कि अपना जो जेएफएम कमेटी वगैरह है उनकी मीटिंग लेके गांव वालों का भी सपोर्ट लेने की कोशिश है कि वो एक तो मदद भी करें, दूसरा ये बूटा कटाई वगैरह में आग ना लगाए। केवल संसाधनों के भरोसे नहीं बल्कि जन भागीदारी के जरिए जंगल को बचाने की मुहिम छेड़ी गई है। डीएफओ नीरज के मुताबिक विभाग द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ सघन बैठकें की जा रही है। अक्सर देखा गया है कि महुआ बीनने या खेती करने के लिए झाड़ झंखाड़ साफ करने के दौरान ग्रामीण अनजाने में आग लगा देते हैं, जो बाद में विकराल रूप ले लेती है। इसी को रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और उनसे सहयोग की अपील की गई है। वन विभाग का स्पष्ट कहना है कि सूचना तंत्र को इतना मजबूत किया जाए कि कहीं भी आग की खबर मिलने पर क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी। विभाग का लक्ष्य इस बार आगजनी से होने वाले नुकसान को शून्य के स्तर पर लाना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण और पात्रता की सघन जांच प्रक्रिया वर्तमान में युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने अब तक केंद्र और राज्य सरकार के कड़े मानकों के आधार पर 1,40,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस व्यापक अभियान का प्राथमिक लक्ष्य उन अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करना है जो नियमों की अवहेलना कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है और जो PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है और जो नियमित रूप से आयकर यानी इनकम टैक्स भरते हैं, अब इस योजना के दायरे से बाहर कर दिए जाएंगे। जिला अधिकारियों विशेषकर अमृत खुजूर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में लगभग 7,000 कार्डों का सत्यापन कार्य अंतिम चरण में है, जिसकी ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर की जा रही है। जांच की इस कड़ी प्रक्रिया के दौरान अपात्र पाए जाने वाले सदस्यों के नाम तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे और प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले पात्र परिवारों को ही नए एवं पारदर्शी राशन कार्ड जारी किए जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके। ये केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अलग अलग उस पर दिया गया था, जिसमें 5 एकड़ से अधिक के लोग होंगे जो PM किसान योजना से लाभ ले रहे थे। उसके अलावा जो 6 लाख रुपए से अधिक जो इनकम टैक्स पेई हैं, उन सब की सूची मिली थी। उसमें से 1,40,000 से अधिक का वेरिफिकेशन हो चुका है और अभी 7,000 लोगों का बचा हुआ है और उसका वेरिफिकेशन के बाद में उसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। और वो चूँकि प्राथमिक ये सदस्य हैं, इसमें सदस्यों की संख्या थी ये, और उसमें अगर प्राथमिकता वो बना हुआ है मुख्यतः उसमें, तो उनकी अगर पात्रता नहीं होगी तो उनके पात्रता के हिसाब से उनको नया राशन कार्ड के लिए उनको निर्देशित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में गर्मी ने अभी पूरी तरह दस्तक नहीं दी है, लेकिन शहर की प्यास बुझाने वाले इंतजाम दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के पुराने मोहल्लों से लेकर निगम में शामिल हुए नए वार्डों तक इन दिनों पानी की भारी किल्लत और दूषित सप्लाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नलों से आ रहे मटमैले और बदबूदार पानी ने न केवल लोगों के किचन का बजट बिगाड़ा है, बल्कि पीलिया और डायरिया जैसी बीमारियों का भी डर पैदा कर दिया है। स्थानीय निवासियों के बढ़ते आक्रोश के बीच अब इस मुद्दे पर निगम की सियासत भी गर्मा गई है, जहां विपक्ष प्रशासन की तैयारियों को शून्य बता रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। शहर के कई इलाकों में सुबह के वक्त महज कुछ मिनटों के लिए पानी की सप्लाई हो रही है और वो भी इतनी प्रदूषित है कि उसे पीना तो दूर, नहाने के काम में लाना भी मुश्किल हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति उन नए वार्डों की है जहां हाल ही में पाइपलाइन बिछाई गई है, जहां ड्रेनेज सिस्टम और पाइपलाइन के बीच उचित तालमेल न होने के कारण नालियों का गंदा पानी नलों तक पहुंच रहा है। कई जगहों पर पाइपलाइनें जमीन के ऊपर खुले में बिछी हुई है, जो न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि लीकेज के कारण संक्रमण का मुख्य स्रोत बनी हुई है। यहाँ का ना नल्ले पानी पूरा पीने वाला पानी में आता है, गंदा एकदम, कीटाणु पूरा कीड़ा उड़ा सभी आते हैं, उसी को हम लोग पीते हैं। नल्ली का पानी है ना, वो पूरा यहीं आते रहते हैं। तबीयत खराब जैसी परेशानी होती है? अभी तो हुआ था हम लोग का, 10 तो हुआ था, मेरा भी, बड़े मम्मी का भी हुआ है। पानी में हमें कोई भी पेड़ दर्द हो जाते, पतला दस्त हो जाते है ना। कब से परेशानी है गंदे पानी की? गंदे पानी ऐसे एक आध हफ्ता 15 दिन हो गया। शिकायत लगाया था आपने कहीं पर? शिकायत नहीं गए हैं। गंदा पानी पानी उबाल के पीते हैं? नहीं भैया, छान के पीते हैं। वैसे पीने का पानी का समस्या होता है, लगातार 3-3, 4-4 दिन तक एक बूंद भी पानी नहीं आता। बोलेंगे बनाने के लिए, बोलेंगे नगर निगम को, तो लोग बोलते हैं कि बना रहे हैं, बनेगा तब आएगा पानी। टैंकर भी कभी आएगा कभी नहीं आएगा।
बहुत समस्या। कॉलोनी में क्या क्या समस्या जारी है? साफ सफाई बहुत परेशानी है, नाली उली भी नहीं होता समय साफ, पानी उनी कई जगह रुक जाता है कई जगह। पानी अभी 1-2 दिन से तो आया नहीं है अभी, और साथ में इतना लो आता है कि टंकी भी भर नहीं पाता, टंकी तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके नाम से अपने को नीचे में डिब्बे में या बाल्टी में स्टोर करके रखना पड़ता है, टंकी तक तो चढ़ ही नहीं पाता है। सफाई की क्या स्थिति है वार्ड में? साफ सफाई होता है कि नहीं? रेगुलर कचड़ा वचड़ा पड़ा रहता है कई जगहों पे? होते भी रहता है और कुछ कुछ टाइम नहीं भी होता है, दोनों है। हाँ, दीनदयाल का 2 मोटर, सेक्टर 4 का मोटर और 3 नंबर टंकी का मोटर खराब है, जिसको आज निकाला जा रहा है और पानी टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है। पानी की समस्या नहीं है, मोटर खराब समय समय पे होता है, तो अपन उस समस्या को दूर करने के लिए टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई करते हैं और साथ ही मोटर को बनवा के फिर तत्काल लगवाया भी जाता है। दरअसल दीनदयाल के लोगों ने क्या किया है, अपने घर के सीवर की पाइप को नाली पे जोड़ दिए हैं, जिसके कारण कहीं कहीं पे गंदा पानी का शिकायतें मिलती है, तो हम तुरंत वहां सफाई कर्मियों के माध्यम से चेंबर को साफ करके उस दूषित पानी को दूर किया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों का रवैया उदासीन बना हुआ है, जिससे जनता में भारी नाराजगी है। दूसरी ओर इस गंभीर समस्या ने नगर निगम के गलियारों में राजनीतिक रार भी तेज कर दी है। नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अमृत मिशन जैसी योजनाओं के बावजूद जनता को साफ पानी नहीं मिलना प्रशासन की विफलता है। देखो, ये सब मीडिया के माध्यम से पता चलता है, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि न ही अभी कोई एक नया बोर हुआ है, न ही कोई नया टैंकर आया है, और न ही नालियों में जो पाइपलाइन पूर्व से बिछा हुआ है जहाँ से लीकेज चल रहा है उसको इन लोग सुधार कर पाए हैं। हमें तो डर लग रहा है कि आने वाले समय में इस साल जो गर्मी एहसास अभी से जो होने लगा है उसमें नगर निगम पानी की सप्लाई किस तरह से कर पाएगा। हमने देखा है अभी कुछ दिन पूर्व ठंड के मौसम में पिछले लगभग 1.5 माह से पानी का किल्लत से पब्लिक परेशान था। तो ये जरूरी है कि नगर निगम को चाहिए जितना जल्दी हो, ये टेंडर का खेल ना खेल करके जितना जल्दी से जल्दी हो पानी और टैंकर, और जहाँ पर बोर कराने का सैंक्शन स्वीकृति हो चुका है उसको जितना जल्दी हो कराएं, ताकि उसका जनता को बेनिफिट मिले। देखा है पिछले कार्यकाल में मैं खुद जल विभाग का चेयरमैन भी था, तो जो आउटर क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश काफ़ी कुछ किया था, कई जगह में 4-4, 5-5 बोर कराए हैं, पानी की बहुत सारी व्यवस्था देने की कोशिश किए थे, फिर भी लोगों में किल्लत था, जिसे अभी इस वर्ष अभी जो तत्कालीन महापौर मैडम है उनको चाहिए कि उस दिशा में जितना जल्दी हो अपनी आगे कदम उठाए और वहाँ, ताकि वहाँ की जनता को पानी की किल्लत ना हो। अभी हम लोग को कोई शिकायत आई नहीं है, उसे पानी की संपूर्ण व्यवस्था के लिए हम लोग टीम बना के दे दिए हैं, और अगर यहाँ पानी की शिकायत आ रही है वहाँ पे क्या नाम है टैंकर द्वारा भी पानी की सप्लाई की जाती है। दूषित पानी भी कई जगह पे पाइपलाइन टूटी हुई है, सुधार करने की बात की जा रही है। नहीं, दूषित पानी जहाँ भी शिकायत आती है तत्काल कर्मचारी भेजते हैं लोग, आज नहीं आज कल कर्मचारी जाते हैं, कुछ सुधारता है, सुधार भी आता है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आती। शिकायत तो वार्ड पार्षद के हिसाब से तो गर्मी को देखते हुए क्या उपाय किए जाएंगे? गर्मी को देखते हुए संपूर्ण व्यवस्था, पानी की कमी मत हो, उसकी हम लोग संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। आयुक्त साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं, महापौर भी लगी हुई है, और क्या नाम है अंपन तिवारी जो अधिकारी वो भी लगे, सब लोग संपूर्ण खाली पानी की फोकस कर रहे हैं। कुछ जगहों पे वाटर लेवल डाउन हो जाता है, उसके लिए क्या उपाय है? जहाँ वाटर लेवल डाउन हो जाता है वहाँ तो लोग बोरिंग करवाते हैं, पानी संपूर्ण सप्लाई भी करवाते हैं। पानी मतलब कमी नहीं होगी, दिक्कत नहीं है, कैसा बात है। टैंकर भी पुराने टैंकर जो है उनकी सबकी मरम्मत भी लगा दी गई है, मरम्मत हो पूरा, पानी की कमी नहीं आएगी, ऐसा हम लोग प्रयास है, लगे हुए सभी पूरी टीम लगी हुई है। हालांकि सत्ता पक्ष और सभापति विनोद सोनी का दावा है कि जहां भी दूषित पानी की शिकायत मिल रही है वहां युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य जारी है। निगम क्षेत्र में पेयजल प्रभावित जो जोन है या वार्ड है, हमने पूरा सर्वे करा लिया है, तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जहाँ जहाँ पे बोर से पानी भरते हैं हम नया पंप की ये टेंडर भी जारी कर दिए हैं। कुछ टैंकर की जरूरत पड़ेगी, उसका भी टेंडर हो गया। वैकल्पिक व्यवस्था की पूरी तैयारी हम कर चुके हैं।
क्योंकि दूषित जल की जो प्लानिंग थी हमने पूरे पाइपलाइन जो लीकेजेस थे उसको संधारण के लिए जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन गई है नाली के उसके संधारण के सबको बताया गया है। एक पर्टिकुलर एरिया बताएंगे तो स्पेशल उसको चेक करवा के ठीक है। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने तकनीकी खामियों को स्वीकार करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शुरुआती गर्मी में ही शहर का ये हाल है तो आने वाले मई जून के तपते महीनों में प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत केशरुआडीह गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां बदहाल और जर्जर सड़क एक बार फिर राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। यात्रियों से भरी एक बस जैसे ही इस मार्ग से गुजरी, सड़क की खराब स्थिति और बड़े गड्ढों के कारण चालक वाहन पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके परिणाम स्वरूप बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय ग्रामीण फौरन मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों की तत्परता से बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने मोर्चा संभालते हुए करीब आधा दर्जन घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस घटना ने प्रशासन के प्रति स्थानीय लोगों के आक्रोश को एक बार फिर भड़का दिया है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से सड़क की मरम्मत न होने के कारण यह मार्ग डेथ ट्रैप बन चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बिलासपुर जिले में इस वर्ष धान खरीदी और उसके उठाव का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, जिसके चलते जिला वर्तमान में पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। खाद्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले की कुल 140 समितियों के माध्यम से 6,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक अधिकांश धान का उठाव राइस मिलर्स द्वारा किया जा चुका है और वर्तमान में केवल 20,000 मीट्रिक टन धान ही समितियों में शेष बचा है। प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण ये है कि जिले की 40 से अधिक समितियां जीरो शॉर्टेज की स्थिति में आ चुकी हैं, जिसका अर्थ है कि वहां से धान का पूर्ण उठाव हो चुका है और कोई भी स्टॉक लंबित नहीं है। शेष बचे हुए धान के त्वरित उठाव के लिए राइस मिलर्स और समितियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निरंतर कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों का विश्वास है कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर जिले के समस्त धान का उठाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया जाएगा। धान उठाव की इस गति ने बिलासपुर को छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तुलना में अग्रणी भूमिका में ला खड़ा किया है। जिले पे 140 समितियों से 6,76,000 MT की धान खरीदी हुई थी। उसमें से अभी मात्र 20,000 MT ही बचा हुआ है। हमारे 40 से अधिक समितियां जीरो शॉर्टेज भी हो चुकी हैं और शेष बचे हुए पर राइस मिलर्स और समितियों की समन्वय के साथ में उनकी लगातार उठाव का काम चल रहा है और आने वाले 1 आध सप्ताह में बिलासपुर ज़िले के समस्त धान का उठाव हो जाएगा। धान उठाव के मामले में बिलासपुर ज़िला अभी प्रदेश में प्रथम में से ही है और आने वाले 1 आध सप्ताह में संपूर्ण धान का उठाव करा लिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भनेसर में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने रोजगार सहायक मंजुला टोप्पो पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण नंद किशोर भारद्वाज ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रोजगार सहायक द्वारा न केवल रोजगार गारंटी कार्यों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, बल्कि शासन की निःशुल्क आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर भी प्रत्येक व्यक्ति से 200 की अवैध वसूली की जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रोजगार सहायक ने उप सरपंच के पति के साथ मिलकर ग्रामीणों को गुमराह किया और नियम विरुद्ध तरीके से पैसों का लेन देन किया। इस पूरे मामले की पुष्टि के लिए ग्रामीणों ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी प्रशासन को सौंपे हैं और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। सहायक के खिलाफ शिकायत लेके
उनके द्वारा जो है रोज़गार गारंटी में फर्जी किया जा रहा है। और जो सर्वे भी हुआ था आवास का, उसमें भी निःशुल्क आवास फॉर्म डालना था, उसमें भी प्रति व्यक्ति 200 रुपये वो ली है सबसे, वो फर्जी की है। तो अपन आए थे शिकायत करने वो सब के लिए। मंजुला टोप्पो। और आपने वीडियो भी दिया है? हाँ, वीडियो भी दिया है मैंने। जो किसके खिलाफ दिया है? उसी ने लिया था, उप सरपंच के पति के साथ मिल के, उसके खिलाफ मैंने वीडियो दिया। नाम से शिकायत की आपने? मंजुला टोप्पो के नाम से ही किया है। मेन वही है, क्या काम उनका था फॉर्म वॉर्म डालना जो भी है, तो उसमें वो पैसा लिया, इसलिए अपन शिकायत की। बस कार्यवाही करे आगे जाके, सर जो भी करना चाहते हैं वो, अब गलत पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। बस यही है। बिलासपुर के कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही आसपास के सरकारी दफ्तरों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान नेहरू नगर बिजली केंद्र के अधिकारी बीबी नेताम भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण हल्की आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने किसी बड़ी लापरवाही से इनकार किया है। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ट्रांसफार्मर और बिजली व्यवस्था की जांच में जुटी हुई है। यहाँ का जैसे बता रहे थे कि वो केबल बदला गया था, अब आगे पता करेंगे कि किस कारण से, वो रीजन तो पता चलना चाहिए ना। है ना, बिना कारण नहीं लोड ज़्यादा करनी, काहे का लोड है यहाँ तो। अब एसपी ऑफिस है, सब कलेक्टर यही तो है, यहाँ का ज़्यादा लोड है नहीं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है लोड का। बाकी किस कारण से आग लगा है उसको पता करके उस पर है ना कार्रवाई करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों के मध्य पुलिस संस्कृति और कार्यप्रणाली के आदान प्रदान के 14वें चरण का भव्य शुभारंभ बिलासपुर में हुआ, जिसमें गुजरात के पोरबंदर जिले से 15 सदस्यीय पुलिस दल छत्तीसगढ़ पहुंचा। बिलासपुर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने दल का औपचारिक स्वागत कर उन्हें जिले की रणनीतिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया। आगामी 20 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण और अध्ययन कार्यक्रम के दौरान पोरबंदर पुलिस की टीम बिलासपुर रेंज की विभिन्न इकाइयों जैसे थाना प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, साइबर अपराध शाखा, महिला एवं बाल सुरक्षा और पुलिस लाइन का गहन अवलोकन करेंगी। इस दौरान विशेष रूप से बिलासपुर पुलिस द्वारा संचालित चेतना अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग के सफल मॉडल्स पर चर्चा की जाएगी, ताकि दोनों राज्यों की पुलिस अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को एक दूसरे के साथ साझा कर सके। अध्ययन दल को न केवल सुरक्षा तंत्र जैसे FSL, फिंगरप्रिंट यूनिट और SDRF के कामकाज को समझने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना से परिचित कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, न्यायिक अकादमी और प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज कुमार पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह की उपस्थिति में शुरू हुआ यह कार्यक्रम आधुनिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और तकनीक युक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अंतर्राज्यीय समन्वय को नई मजबूती मिलेगी। बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्वयं सिद्धा फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति के सम्मान में एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली 35 प्रतिभावान महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में मुख्य रूप से डॉक्टर आशा अग्रवाल, ऋतु पांडे, जिला पंचायत सदस्य स्मृति त्रिलोक श्रीवास, प्रसिद्ध समाज सेविका अंकिता पांडे और अजिता पांडे सहित ऐसी अनेक महिलाओं को मंच प्रदान किया गया, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने समाज के उत्थान में महिलाओं की अपरिहार्य भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वयं सिद्धा फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल वर्तमान में कार्य कर रही महिलाओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में अन्य बेटियों और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सम्मानित होने वाली इन समाज सेविकाओं ने अपनी सफलता और संघर्ष की कहानियों को साझा किया, जिससे पूरा माहौल प्रेरणादायक ऊर्जा से भर गया। अंत में फाउंडेशन के सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी महिला सशक्तिकरण के संकल्प को दोहराया। पर रियल नहीं भूल दीजिएगा। आप लोग क्या देते? समाज क्या बात है, क्या बात है मैम? मेरा कोई नहीं है, माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है, पर आप सब हो, कभी मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई नहीं है। इतने लोग, इतने अच्छे लोग मिले मेरे जीवन में कि मैं आज सशक्त हूँ। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन ने
महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजन किया और समाज की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सम्मान दिया है और बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे सम्मान। देखिए, सभी महिलाएं अपने पारिवारिक परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ती हैं और घर से बाहर निकल के काम करती हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। अगर प्रोत्साहन नहीं होगा तो उनके मतलब वैलिडेशन एक तरह का होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चंचल भैया इसमें बिल्कुल बहुत बधाई के पात्र हैं और उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं होती है, हाँ बिल्कुल संकुचित वो सोच रखती हाँ। है कि उनको उनके अगर घर से वो निकलते हैं तो क्या सोचेंगे। जो लघु उद्योग वगैरह में भी सक्रिय रहकर काम करती हैं तो उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे वहाँ पर एक संकोच बना हुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कि महिलाएं बाहर निकल के काम नहीं करती हैं। वहाँ पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, वहाँ का समाज ही थोड़ा ऐसा संकुचित होता है कि मतलब अभी शिक्षा भी वहाँ पर उतनी व्यापक नहीं हुई है। तो इन सारे क्षेत्रों में जब काम होगा तो वो भी खुलकर आगे आएंगी। कार्यक्रम था महिला दिवस के उपलक्ष्य में था स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा, जो सशक्त महिलाओं के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें सशक्त महिला के साथ साथ सशक्त राष्ट्र के लिए संबोधित था। तो इस कार्यक्रम में आके बहुत ही अच्छा लगा और एक पावरफुल मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। अगर भगवान के अलावा किसी को भी इस दुनिया का सृजन करने का है, वो केवल नारियों का है अधिकार। तो इसके बारे में बताया गया और सम्मानपूर्वक यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा शहर की चुनिंदा महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर है, वकील है, अपने अपने क्षेत्र में जो काम करती महिलाएं उनका सम्मान किया गया है, जिसमें 35 महिलाओं का सम्मान है और विभिन्न क्षेत्रों की जितनी भी महिलाएं हैं, एक महिला जिनको हमने ऑटो दिया था उन महिला का भी सम्मान है जो विकलांग है मगर अपने क्षेत्र में बहुत काम करती है वो महिला। और आगे भी अभी ग्रामीण हाँ, अभी मैंने 8 मार्च के भी ग्रामीण तखतपुर में 300 महिलाओं का सम्मान किया था। 300 महिलाओं को साड़ी और डब्बे बांटे थे। वहाँ भी हमने 300 महिलाओं को खाना का इंतजाम और टिफिन और साड़ी का वितरण किया था। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।